लेकिन इस युद्ध का सबसे काला अध्याय दारफुर में लिखा जा रहा है। यहां जो हो रहा है वो युद्ध नहीं, नरसंहार है। This mobile footage, verified by Al Jazeera's fact-checking unit, shows our. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक कोना कौन सा है, तो शायद आपके दिमाग में गाजा या यूक्रेन का नाम आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट इन जगहों पर नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक ऐसे देश में चल रहा है जिसे दुनिया ने भुला दिया है। City had been under siege for months, cut off from. तारीख थी 27 अक्टूबर 2025। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने अंतरिक्ष से ली गई कुछ तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें सूडान के एल फाशर शहर की थीं। जब इन तस्वीरों को एनालाइज किया गया तो वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीरों में जमीन पर जो बड़े बड़े ढेर दिखाई दे रहे थे वो मलबा नहीं था, वो इंसानी लाशें थीं और उनके चारों तरफ इतना खून था कि सैटेलाइट इमेज में भी जमीन का रंग लाल दिखाई दे रहा था। रिपोर्ट में साफ कहा गया, यहाँ एक एक घर की तलाशी ली जा रही है ताकि एक खास नस्ल को दुनिया के नक्शे से मिटाया जा सके। आज की इस वीडियो में हम सूडान की इसी खौफनाक हकीकत के तहखाने में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे 3 लालची लोगों ने सोने के लिए पूरे देश को शमशान बना दिया, और हम उन महाशक्तियों का पर्दाफाश करेंगे जो शांति की बात करते हैं लेकिन चोरी छिपे सूडान को हथियार भेज रहे हैं। शुरुआत करते हैं जमीन से। सूडान नॉर्थ अफ्रीका का एक विशाल देश है। इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। इसके पूर्व में रेड सी है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक रास्तों में से एक है। पश्चिम में चाड और लीबिया जैसे देश हैं। यहाँ की डेमोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़ाई की जड़ यही है। सूडान की 5 करोड़ की आबादी में 95% लोग सुन्नी मुसलमान हैं, यानी धर्म सबका एक है। लेकिन यहाँ लड़ाई अल्लाह के नाम पर नहीं, बल्कि नस्ल के नाम पर हो रही है। देश की 70% आबादी खुद को अरब मानती है, जबकि बाकी 30% आबादी अफ्रीकी मूल की जनजातियों की है, जैसे फर, जघावा और मसालित। ये भी मुसलमान हैं, लेकिन अरब नहीं। दोस्तों, कहते हैं जिस देश के पास सोना होता है वो अमीर होता है। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। यहाँ की खदानों से हर साल 60,000 किलो से ज्यादा सोना निकलता है। जरा तुलना कीजिए, भारत में सालाना गोल्ड प्रोडक्शन सिर्फ 2,000 किलो के आसपास है। इतना सोना होने के बावजूद सूडान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक क्यों है? जवाब है लूट और तस्करी। इस सोने के बदले में देश का विकास नहीं होता, बल्कि हथियार खरीदे जाते हैं। सोना बाहर जाता है और बंदूकें अंदर आती हैं। 1979 में सूडान की सत्ता एक नए शासन के हाथों में चली गई। अगले लगभग 30 वर्षों तक देश एक ऐसे सिस्टम के तहत चला जहां लोगों ने भ्रष्टाचार, अन्याय और डर का माहौल महसूस किया। इस दौर ने देश को अंदर से कमजोर कर दिया। 2019 में जब सूडान के लोगों का धैर्य जवाब दे गया तो वे सड़कों पर उतर आए। बशीर को सत्ता छोड़नी पड़ी। उस वक्त लोगों को लगा कि अब लोकतंत्र आएगा, लेकिन उन्हें पीठ में छुरा घोंपा गया। 2 सैन्य जनरलों ने क्रांति का अपहरण कर लिया। सूडान के 2 बड़े सैन्य गुट जो कभी एक साथ थे, शुरुआत में देश में चुनाव करवाने और स्थिरता लाने की बात करते थे। लेकिन अक्टूबर 2021 में बुरहान ने तख्ता पलट किया और सारी शक्ति अपने और दगालों के हाथों में ले ली। लेकिन एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते और एक देश में 2 सेनाएं नहीं चल सकती। यहीं से शुरू हुआ विनाश का खेल। The RSF emerged from what was known as the Janjaweed. That's happened with increased help from the United Arab Emirates. ये विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जनरल बुरहान चाहते थे कि डागलो की निजी सेना RSF सरकारी सेना में विलय हो जाए, लेकिन डागलो इसके खिलाफ थे। लेकिन दगालो, जो एक ऊंट व्यापारी से सरगना बन गया था, जानता था कि अगर उसकी सेना छीन ली गई तो सोने की खदानों पर उसका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। नतीजा 15 अप्रैल 2023 को दोनों दोस्तों ने एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। शुरुआत में वायुसेना और सेना हावी थे, लेकिन RSF के लड़ाके जमीनी लड़ाई में माहिर थे। उन्होंने धीरे धीरे राजधानी खार्तूम पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अगर आप आज नक्शा देखें तो सूडान 2 हिस्सों में बंट गया है। पश्चिम का दारफुर और कोर्दोफान वाला हिस्सा, जहां सोने की खदानें हैं, वो RSF के पास है, और पूर्व का हिस्सा आर्मी के पास है। ऐसा लगता है कि सूडान एक और बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस युद्ध का सबसे काला अध्याय दारफुर में लिखा जा रहा है।
यहां जो हो रहा है वो युद्ध नहीं, नरसंहार है। This mobile footage, verified by Al Jazeera's fact-checking unit, shows RSF fighters standing over bodies of people who seem to have tried to cross the barricade the group set up, accused of sexual violence, forced displacement, and extrajudicial killings in areas it controlled during the first 2 years of the war, before being pushed out by the army to Darfur in the west and Kordofan in the south. आपको इतिहास में थोड़ा पीछे ले चलता हूं। 2003 में इसी दारफुर में 9 अरब आदिवासियों ने हकों के लिए आवाज उठाई थी। तब सरकार ने उनके खिलाफ एक अरब मिलिशिया तैयार की थी जिसका नाम था जानजावीद। अरबी में इसका मतलब है घोड़े पर सवार शैतान। उस दौर में देश के एक बड़े इलाके में भारी अत्याचार हुए, जिनमें लाखों लोग प्रभावित हुए। उस समय एक खास सुरक्षा समूह का एक प्रमुख कमांडर भी इस पूरे अभियान का हिस्सा था, जो आगे चलकर आज की लड़ाई में एक अहम चेहरा बन गया। 2025 में ऐसा लगता है कि पुराना साया फिर लौट आया है। रिपोर्टें कहती हैं कि कुछ इलाकों में आज भी एक खास समुदाय पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जो इंसानियत को सवालों में डाल देते हैं, और जो हाल महिलाएं झेल रही हैं उसे शब्द भी बयां करने से डरते हैं। Aid groups say civilians have faced relentless violence, sexual abuse, and starvation. Then, just days ago, the RSF, a paramilitary force made up of mostly Arab fighters, stormed the city. आरएसएफ के लड़ाके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जहां वो लाशों के पास हंसते हुए दिखते हैं। इतनी नफरत आखिर आती कहां से है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिलिशिया समूह इतने सालों से लड़ने के लिए हथियार और पैसा कहां से प्राप्त कर रहा है। यहीं पर विदेशी ताकतों का प्रवेश होता है। यही जगह है जहां ये पूरी कहानी अचानक एक अलग मोड़ लेती है। पार्ट 2 में सच का वो हिस्सा आने वाला है जिसे सुनकर आप सोचेंगे ये सब चल कैसे रहा है। अगर आप इस सफर का अगला कदम मिस नहीं करना चाहते तो थोड़ा साथ बनाए रखिए।